नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज चैप्टर। त्रिभुज चैप्टर का पार्ट 1 यानी कि पहली वीडियो आपने देख लिया होगा। ये है पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता। तो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में थोड़ा बहुत हमने पिछली वीडियो में भी किया था। चलिए एक बार जान लेते हैं कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए किन किन प्रतिबंधों का संतुष्ट होना आवश्यक है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। इन दोनों प्रतिबंधों का संतुष्ट होना बहुत ही आवश्यक है किसी दो त्रिभुज के समरूपता के लिए। चलिए एक प्रमेय देखते हैं। प्रमेय 1 जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए ताकि इसको आप इजीली अपने एग्जाम में कर पाएं। इस थ्योरम को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं तथा थेल्स प्रमेय कहते हैं और शॉर्ट में हम इसको बीपीटी भी कहते हैं। थ्योरम क्या कहता है यानी कि प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। हम किसी भी प्रमेय को उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही सिद्ध करते हैं। तो पहला स्टेप होता है दिया है। हमें प्रमेय के स्टेटमेंट में क्या चीज दिया हुआ है हम सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया है। त्रिभुज का नाम हम चाहे कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने एक त्रिभुज ABC लिया है। इसके अलावा और क्या लिखा है इसमें कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक समांतर रेखा, यानी एक हम रेखा खींचते हैं जो भुजा BC के समांतर। तो ये हमने एक रेखा खींची। अब क्या है, ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी जो अन्य दो भुजा BC के अलावा और कौन सी दो भुजाएं हैं, AB और AC। तो ये अन्य दो भुजाओं AB को D पर तथा AC को E पर काटती है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो ये होता है प्रमेय का दूसरा स्टेप। हमें सिद्ध करना है कि ये जो DE रेखा हमने समांतर रेखा BC के खींचा है, ये AB को और AC को किस अनुपात में विभाजित करती है, और ये अनुपात बराबर, यानी कि AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे में EC के। इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें किसी रचना की आवश्यकता है। अगर रचना की आवश्यकता नहीं है तो हम ये स्टेप को स्किप कर देते हैं। अगर रचना की आवश्यकता है तो हम इसकी रचना करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमने रचना करना है। रचना क्या करेंगे, हम B और E को मिलाएंगे तथा C और D को मिलाएंगे। साथ ही हम एक DM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी एक लंब खींचेंगे हम AC रेखा पर और EN लंब खींचेंगे हम AB रेखा पर। तो ये है रचना। इसके बाद हम आएंगे इसको सिद्ध करने पर। सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुने में आधार गुने में ऊंचाई। तो इसका हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुने में इसका आधार क्या है AD गुने में ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई क्या है EN। इसको हम देंगे समीकरण 1 नाम। इसी के साथ दूसरा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने में त्रिभुज BDE का आधार जो क्या है BD गुने में त्रिभुज BDE का ऊंचाई, और ऊंचाई क्या है इसकी EN। इसको देंगे हम समीकरण 2 नाम। इसी प्रकार हम बाकी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 गुने में AD गुने में DM। इसको हम देते हैं समीकरण 3 नाम।
इसी प्रकार त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने में EC गुने में DA। इसको देंगे हम समीकरण 4 नाम और इन चारों समीकरण का हम प्रयोग करेंगे आगे। अब 1 और 2 समीकरण से हमें प्राप्त होता है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 गुने में AD गुने में EN बटे में 1/2 गुने में BD गुने में EN। अब ध्यान से देखिए इसको, अंश में तथा हर में 1/2 समान है तो ये कट जाएंगे आपस में। इसी प्रकार EN भी समान है तो EN भी कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, AD बटे में BD, तो ये बराबर हो जाएगा AD बटे BD के। इसको नाम देते हैं समीकरण 5। अब 3 और 4 से हमें प्राप्त होता है एरिया ऑफ ADE यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 गुने में AE गुने में DA बटे में 1/2 गुने में EC गुने में DA। अब फिर से आप देखिए कि यहाँ पर भी अंश और हर में कुछ चीजें समान है, यानी 1/2 और 1/2 कट जाएंगे आपस में। इसी प्रकार DM भी अंश में है और DM हर में भी है तो ये भी आपस में कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा AE बटे में EC, तो ये बराबर हो जाएगा AE बटे EC के और इसको देते हैं हम समीकरण 6 नाम। अब क्योंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने त्रिभुज हैं, तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने 9th क्लास में एक प्रमेय किया था जिसके अनुसार इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC के बराबर है। इसको हम देते हैं समीकरण 7। अब समीकरण 5, समीकरण 6 और समीकरण 7 को अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो हमें ये दिखता है कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर है समीकरण 7 से, तथा त्रिभुज ADE और त्रिभुज ADE तो आपस में वैसे ही बराबर है। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका अर्थ ये है कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। तो इसीलिए समीकरण 5, 6 और 7 से हमें प्राप्त होता है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। तो यही समय सिद्ध करना था इस प्रमेय में। चलिए आगे हम एक उदाहरण करते हैं जिसमें हम अभी किए हुए प्रमेय का प्रयोग करेंगे। उदाहरण है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB बराबर होगा AE बटे AC के। हल देखते हैं। एक त्रिभुज है ABC जिसमें DE रेखा समांतर है BC के। तो हमें इस प्रश्न में दिया है DE समांतर BC के, अतः AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। प्रमेय 1 से जो प्रमेय हमने अभी किया है, अब हम इसको अगर बिल्कुल उल्टा कर दें यानी व्युत्क्रम करें इसका, तो हमें प्राप्त होगा DB बटे AD बराबर में EC बटे AE। अब अगर हम दोनों तरफ 1 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा DB बटे AD जमा 1 बराबर EC बटे AE जमा 1। जोड़ने पर क्या आएगा, DB जमा AD बटे में AD बराबर EC जमा AE बटे में AE, और जोड़ने पर आएगा AB बटे में AD बराबर EC बटे में AE। और इसको अगर हम फिर से व्युत्क्रम करें तो ये आ जाएगा AD बटे AB बराबर में AE बटे AC, और यही हमें सिद्ध करना है। इस प्रश्न में हमने क्या देखा कि प्रमेय के अनुसार तो हमारे पास AD बटे DB आता, बट हमें सिद्ध क्या करना था, AD बटे AB, यानी पूरी रेखा सिद्ध करनी थी हमें उसके डिनोमिनेटर में यानी हर में। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, हम उसका व्युत्क्रम करके 1 जोड़ देते हैं और फिर उसका दोबारा से व्युत्क्रम कर देते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा त्रिभुजों की समरूपता, जिसमें हमने
थेल्स प्रमेय किया, यानी प्रमेय 6.1। अगली वीडियो में हम त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां देखेंगे। जिस तरीके से त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियां होती थी, इसी प्रकार हम समरूपता के लिए भी कुछ कसौटियों के बारे में पढ़ेंगे। अगली वीडियो देखने से पहले आप लोग सर्वांग समता की जो कसौटियां थी उसको एक बार रिवाइज करके आइएगा, ताकि आपको समरूपता की कसौटियां आसानी से समझ में आए। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी किताब के क्वेश्चंस को हल करते रहिए। धन्यवाद।